आज का जो हमारा टॉपिक है जो आपको लिस्ट बना के दी है उस ऑर्डर में देखें कि नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर है उसमें हम क्लॉजेस एंड इट्स टाइप्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आई बिलीव हमने फ्रेजेस और उसकी टाइप्स जो है उसको डिस्कस किया था और अब हम क्लॉजेस और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका एक टेस्ट है। चूँकि हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके होंगे, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेज, और ये तीनों एक ही कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक जो है वो हम टेस्ट रखेंगे क्लास के अंदर कुछ 30-40 MCQs का, ताकि पता चल सके। ऑलराइट, शुरू करते हैं जी। आज हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। तो इसको समझने से पहले, ज़ाहिर है टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें पता हो कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज की अगर सिंपल वर्ड्स में हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which has its own subject and predicate। अगर इनको सिंपलेस्ट वर्ड्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लॉज को, तो वो ये है कि देखें कुछ बुक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखी होती है कि इट इज़ अ सेंटेंस या इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये डेफिनेशन जो है बाय ग्रामेटिकल रूल्स या बाय डिफ़ॉल्ट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्लॉज के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं करते। कुछ क्लॉज ऐसी होती हैं जो अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है कि जो अपना मीनिंग कन्वे करता है। तो क्लॉज जो है, जो ऐसा हिस्सा जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता, तो फिर तो वो सेंटेंस नहीं कहला सकता। तो ना ही इसका मतलब है कि फिर क्लॉज का मतलब है कि हर क्लॉज अपना मीनिंग कन्वे कर सकती है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि क्लॉज बेसिकली जुमले के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट और उसका एक अपना प्रेडिकेट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये तो पता है ना। प्रेडिकेट बेसिकली कि जैसे हम कहें वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अभी हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सी टाइप है, ये कौन सा सेंटेंस है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं जो बहुत ही बार बार हम लिखते आ रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, फुल स्टॉप। एक और चले सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं आई नो वेयर द कॉन्सर्ट इज, फुल स्टॉप। ये आपके सामने मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। इस पहले सेंटेंस के अंदर देखें कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है। एक्शन वर्ब हमारे पास कहाँ कहाँ कोई मौजूद है। जैसे कि देखें यहाँ पर इस जुमले के हिस्से में मरीज़ का मर जाना और जुमले के दूसरे हिस्से में डॉक्टर का आ जाना। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके 2 पार्ट्स हैं। अब जो पहला हिस्सा है द पेशेंट हैड डाइड, अगर इसको हम अलग से देखें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है और दूसरा प्रेडिकेट मौजूद है। इस सेंटेंस के अंदर जो दूसरा हिस्सा है बिफोर द डॉक्टर केम, इसके अंदर देखें एक हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है और दूसरा जो है वो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसका मतलब है कि ये भी एक क्लॉज है और एक ये भी क्लॉज है। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं आई नो, एक जुमले का ये हिस्सा है और एक जुमले का ये हिस्सा है। तो इस सेंटेंस में देखें तो हमें नज़र आता है कि इसके अंदर भी एक सब्जेक्टिव पार्ट मौजूद है और एक प्रेडिकेट भी मौजूद है। इसी तरह इस जुमले के दूसरे हिस्से में देखें तो हमारे पास एक सब्जेक्ट पार्ट भी मौजूद है और एक जो है प्रेडिकेट पार्ट भी मौजूद है जो वर्ब के तौर पर फंक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है।
तो अब आपको क्लॉज की समझ आ गई कि क्लॉज बेसिकली सेंटेंस के अंदर वो हिस्सा होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट होता है। एक और एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं द अम्ब्रेला विद ए ब्रोकन हैंडल इज माइन। और लेट्स से कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है इसको अंडरलाइन कर रखा है हमने, विद अ ब्रोकन हैंडल। अब ये देखें कि अगर ये पार्ट जो है अलहदा लिखा हो तो ये इसके अंदर आपको जो है वो कोई प्रेडिकेट के जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शन टूटा हुआ, यहां पर आपको ये तो एक लग रहा है लेकिन ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये जुमले का ऐसा हिस्सा जिसका अपना कोई मीनिंग कन्वे वो ना करता हो और जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद ना हो, वो बेसिकली क्या कहलाता है? शाबाश। और जुमले का वो हिस्सा जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट, अपना वर्ब भी मौजूद हो, वो जुमले का हिस्सा क्या कहलाता है? क्लॉज। तो क्लॉज और फ्रेज के अंदर जो फर्क है वो यही फर्क है कि क्लॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस that contains its own subject and predicate। अगर इस जुमले के अंदर हम कहेंगे ना दो क्लॉजेज हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट मौजूद होगा। अगर हम 3 क्लॉजेज लिखेंगे एक सेंटेंस में तो तीनों का अपना अपना एक सब्जेक्ट और अपना अपना एक प्रेडिकेट मौजूद होता है, लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं होते। आगे चलते हैं। अगर इसको जनरली क्लॉज को टाइप्स के अंदर हम डिफाइन करना चाहें तो इसकी 3 जो है वो मेजर टाइप्स हैं। जी बेटा, तो अब आप कुछ नया भी सीख लें। ऑलराइट, पहली जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है और एक और चीज, इसको मैट्रिक्स क्लॉज भी कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, इसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं, इसी को हम मैट्रिक्स क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? इसकी बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन, जैसे यहां पे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वन सिंपल सेंटेंस। जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं इसका मतलब है कि कन्वेज कंप्लीट मीनिंग, कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। एक ऐसा जुमला जो एक सिंपल एक सेंटेंस है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके अंदर देखें एक्शन जो हो रहा है वो एक है। इसी तरह द बर्ड्स आर chirping sitting in the trees। यहां पर in the trees इसलिए लिखा है, on the trees नहीं आता, क्योंकि परिंदे जो हैं वो दरख्तों के अंदर बैठते हैं। तो वो तो इसी तरह जैसे the squirrels are busy storing nuts for winter। जैसे ये देखिए, अभी हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं कहूं आई एम राइटिंग, ही रन्स डेली, आई एम टेकिंग अ लेक्चर ऑन इंग्लिश, द बॉय सिट्स ऑन द चेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जितने भी बेसिकली ये सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, देखिए ये एक एक सेंटेंस है, एक एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और ये सब अलग अलग अपने मीनिंग कन्वे कर रहे हैं।
तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये हमारे सेंटेंसेस हैं। अगर लेट्स से कि देखें, मैं यहाँ पर कहता हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द बर्ड्स आर चर्पिंग सिटिंग इन द ट्रीज। अब हमने देखे क्या किया है कि हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ही आपस में जोड़ दिया है और हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। तो ये तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया है। अभी हम देख रहे हैं कि क्लॉजेज क्या होती। तो ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस जो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है और वो इंडिविजुअली लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के सिंपल वर्ड्स में इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस even having a subject and a predicate which does not convey a complete sense. Full stop. It is always connected. It is always connected with a subordinate conjunction. ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती हैं, इसको हम ज़्यादा आसान तरीके से समझ लेंगे जब हम बेसिकली जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसका हमें पता होगा। तो नेक्स्ट अभी मैं डिफाइन करूंगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं। उसके अलावा जितनी भी कंजंक्शंस होती हैं वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाती हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज जुमले का वो हिस्सा होगा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के बावजूद भी अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद ए सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। एग्जाम्पल जैसे देखें, जो अभी हमने लिखा, चले मैं ये लिखता हूं, मैं कहता हूं बिफोर द डॉक्टर केम, कॉमा, while it was raining, comma, where the concert is, comma। अब ये हमने 3 स्पेसिमेन अपने सामने लिखे हैं। ये जो पहला स्पेसिमेन है इसके अंदर देखें, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, प्रेडिकेट मौजूद है, लेकिन ये जुमले का हिस्सा इट इज़ कनेक्टेड विद द सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होने की वजह से ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, अभी आपने बात कंप्लीट नहीं की, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। आप कहें मरीज़ मर गया, आप कहें मरीज़ भाग गया, आप कहें मरीज़ रोने लगा, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी हो रही है डॉक्टर के आने से पहले, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, तो जब बारिश हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे? तो बारिश होने के दौरान क्या हो रहा था? आगे आप कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हैं, हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटी लिखेगा। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है ये आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मज़ीद एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो जो मज़ीद इंफॉर्मेशन जो अलग से स्टैंड कर सकती है, जो अपना मीनिंग कन्वे कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है।
और वो इंफॉर्मेशन जो अलग से स्टैंड नहीं कर सकती उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। वेयर द कॉन्सर्ट इज, जहां पर कॉन्सर्ट हो रहा है, भाई जहां पर कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पर क्या है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। तो आप हो सकता है आप कहें आई एम गोइंग देयर, मैं वहां पर जा रहा हूं। हो सकता है अगला कहे आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है। हो सकता तीसरा कहे कि वहां पर जो है वो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो ये इंफॉर्मेशन ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि ये पार्ट्स जो हैं ये किसी न किसी ऐसी कंजंक्शन से जुड़े हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं। तो जुमले के ऐसे हिस्से, इनको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी। कोऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज connected with a coordinating conjunction. Coordinating conjunction. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, लेट्स से एक सिंपल सा वर्ड मैं यहां पर लिखूं, आई प्ले फुटबॉल एंड आई ओबे माई पेरेंट्स। अब देखें ये हमारे पास दो हिस्से हैं, क्योंकि दो एक्टिविटीज हो रही हैं, एक ये एक्टिविटी हो रही है और एक ये एक्टिविटी हो रही है। कोऑर्डिनेट क्लॉज इनमें कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो होती तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हम ये पहला हिस्सा काट के सिर्फ ये बात लिख दें कि आई ओबे माई पेरेंट्स, तो ये एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। तो अगर किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ दें, तो वो कंजंक्शन जो किसी वो क्लॉज जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये जो इस जुमले का जो पहला हिस्सा है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ये है मेन क्लॉज, ये है मैट्रिक्स क्लॉज, है ये इंडिपेंडेंट। जुमले का ये हिस्सा जो है इंडिपेंडेंट, लेकिन चूंकि ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जुमले का ये हिस्सा क्लॉज की टाइप से क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, और ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट, लेकिन ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया भी है। इसके लिए एक यस या बा, इसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? फैन बॉयज। बिल्कुल सही, फैन बॉयज। अब आपको ये तो पता है कि ये एफ से क्या बनता है? फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, और बी से बट, ओ से और, वाई से सो से सॉरी एस से सो, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो ये फैन बॉयज, ये है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है जो कनेक्ट करता है, जैसे यहां पर देखें इसने कनेक्ट किया है ना। इसी तरह जैसे अभी मैं कहूं डू यू नो वेयर द कॉन्सर्ट इज, क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर भी देखें दो एक्टिविटीज हैं, एक जानना और एक कॉन्सर्ट का होना। इन दो एक्टिविटीज को जोड़ा किसने है? वेयर ने। तो ये जो यहां पर वेयर है जो कनेक्ट कर रहा है दो बातों को, ये हमारा कहलाता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन दो तरह की, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कौन सी होती हैं? ये वाली, और बाकी जो कंजंक्शंस है वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग। तो जो भी ऐसा वर्ड जो कनेक्ट कर रहा होगा कंजंक्शन, तो आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग होती हैं और बाकी सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं। तो आपको जो मेजर टाइप्स हैं क्लॉजेस की, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कोऑर्डिनेटिंग, इनमें क्या फ़र्क है ये आपको पता चल गया। आगे अब इनकी कुछ सब टाइप्स देखते हैं। इरेज कर दूं जी?
ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या इन क्लॉजेज की कोई और टाइप्स भी होती हैं। हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हो कि जी ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है जी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं। इंडिपेंडेंट जी, दूसरे नंबर पे है डिपेंडेंट और तीसरे नंबर पे है कोऑर्डिनेटिंग। इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई सब टाइप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक सेंटेंस है, ये तो अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है। जो कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगी तो एडजेक्टिव तो किसी को मॉडिफाई कर रही होगी ना, समझ रहे हैं? अगर कोई नाउन क्लॉज होगी तो वो कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, वो किसी के साथ जुड़ा होगा, रिसीवर होगा या सब्जेक्ट होगा जो डोयर होगा। अगर कोई एडवर्ब क्लॉज है तो वो भी किसी को मॉडिफाई कर रही होगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ये इटसेल्फ अपना एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करती है, तो इसकी कोई सब टाइप नहीं होती। इसी तरह जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, इसकी भी कोई सब टाइप जो है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती तो इंडिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं इनकी वो बेसिकली जो भी आप पढ़ते हैं ना कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है, वो होती सारी की सारी डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो ये इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जी? बिल्कुल, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये डिपेंडेंट क्लॉज की सब टाइप्स हैं कि कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगी, कोई नाउन होगी, कोई एडवर्ब होगी। अब हम इन टाइप्स को देखेंगे कि जुमले के अंदर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये क्लॉज की कौन सी टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी होती है, नाउन क्लॉज कौन सी होती है और एडवर्ब क्लॉज कौन सी होती है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये पता होगा कि वो होगी कौन सी? डिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहले हम सीखते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कैसे है नाउन क्लॉज? तो आप इसे लिख सकते हैं मेन कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट। इसकी मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूं कि किसी भी नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका पहला मेथड, फाइंड आउट द डिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस। देखो, अगर एक हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में तो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, तो उसके अंदर तो हम जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढ ही नहीं सकेंगे। तो हमने अगर या नाउन क्लॉज ढूंढ ही नहीं सकेंगे, तो नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस जुमले के अंदर कोई डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है या नहीं। तो अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आई नो वेयर द कॉन्सर्ट इज, फुल स्टॉप। ये आपके पास एक सेंटेंस आ गया। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस सेंटेंस में देखें कि क्या कोई डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। बताएं मुझे, डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि उसको अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा स्टेप नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड आउट द क्वेश्चन वर्ड इन द सेंटेंस। ये जो मैंने लिखा है कि फाइंड आउट द क्वेश्चन वर्ड इन अ सेंटेंस, ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये बेसिकली होता है सबऑर्डिनेट वर्ड। देखो, अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज होगी वो किस कंजंक्शन के साथ जुड़ी होगी? अभी मैंने क्या बताया, सबऑर्डिनेट से ना। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होगा जो लिंक कर रहा होगा, ये बेसिकली हमारे पास सबऑर्डिनेट वर्ड होगा। अब ये जो सबऑर्डिनेट वर्ड है
ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आपने थोड़ा सा इसको और डिटेल में सीख लिया कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बेसिकली दो अल्फाज के साथ कनेक्ट होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ भी और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी। ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसा कि हु, हुज, whom, whomever। ठीक। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसा कि which, when, where, why, what, that, how। इसके अंदर ये दैट को मैंने सर्कल कर लिया है क्योंकि ये बज़ाहिर जो है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन दैट भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अगर किसी सेंटेंस में दैट लगा हो तो वो भी बेसिकली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर जुमले के अंदर जो है वो काम कर रहा हो, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या इस जुमले में कोई क्वेश्चन वर्ड है। वो क्वेश्चन वर्ड या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या फिर कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। अब ये हमारे पास एक सामने सेंटेंस आ गया, हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अब उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड भी मौजूद है। अब हम तीसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जब हमने नाउन फ्रेज पढ़ी थी उस वक़्त मैंने आपको समझाया था कि नाउन बेसिकली जुमले के अंदर फंक्शन क्या करता है, एज ए सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो होगा ऑब्जेक्ट ही। तो इस जुमले में चूंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो ये तो हमें पता चल गया। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारी नाउन क्लॉज है? तीसरा पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, सी if the dependent clause answers the question raised in the independent clause। ये सबसे आसान तरीका है नाउन फ्रेज को, नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का, कि उसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों होगी? क्योंकि दो डिपेंडेंट क्लॉज जो हैं ये मिल के अपना सेंटेंस नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती जी? अगर सिर्फ हम दो डिपेंडेंट क्लॉज लिख दें तो ये दो हमने लिख दी, साथ साथ जोड़ दी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज तो अपना मीनिंग कन्वे ही नहीं करता। तो दो जोड़ देंगे तो मीनिंग तो फिर भी इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट तो उस वक्त होगा जब उसके साथ कोई तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाओगे जो उसके मीनिंग को कंप्लीट करेगी। तो हर सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अगर दो एक्टिविटीज़ हैं वो एक कंप्लीट है, या तो वो कंपाउंड होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो कंपाउंड की तो बात ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि जब हमने आइडेंटिफाई करना है डिपेंडेंट, तो इसका मतलब है कि उस जुमले में दूसरी जो क्लॉज होगी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, क्योंकि दो डिपेंडेंट जो है वो खाली नहीं लिखी जा सकती। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब वो कहता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ के जो सवाल आपके जहन में उभरता है, वो ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सवाल मौजूद होगा, उसको पढ़ के जो सवाल आपके जहन में उभरता है, अगर उस सवाल का आंसर अगली क्लॉज का अंदर मौजूद है तो फिर समझ लें कि वो नाउन क्लॉज है। ये आसान तरीन तरीका है। आई नो वेयर द कॉन्सर्ट इज। व्हाट डू यू नो? आई नो वेयर द कॉन्सर्ट इज। तो आई नो, ये जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको पढ़ के ये अगली जो क्लॉज है बेसिकली उसका आंसर होती है।
आई नो वेयर द कॉन्सर्ट इज, व्हाट डू यू नो वेयर द कॉन्सर्ट इज। समझ आ रही? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो सवाल आपके जहन में उभरता है, अगर अगली क्लॉज उसका आंसर है तो फिर वो हमारी नाउन क्लॉज होती है। मैं आपको अभी एडवर्ब क्लॉज पढ़ाने से पहले थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, मैं इसको इरेज कर दूं। नाउन जो है वो या सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। जो एडवर्ब होता है वो बेसिकली उस वर्ब को मॉडिफाई, उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, आई प्ले फुटबॉल, इसके अंदर देखें हमारा वर्ब क्या है, प्ले है ना, और इस वर्ब को रिसीव कौन कर रहा है, इसका बेरर कौन है, फुटबॉल। ये फुटबॉल इस वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इस वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब अगर मैं कहता हूं ही रन्स ऑफ्टन, अब यहां पर भी देखें वर्ब के बाद एक वर्ड मौजूद है, लेकिन ये ऑफ्टन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑफ्टन इसको बियर नहीं कर रहा। ये ऑफ्टन बेसिकली इस एक्शन की इंटेंसिटी को बता रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि मैं अक्सर दौड़ता हूं, अक्सर क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्ट है नाउन की सूरत में, और ये हमारा एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। चले एक सेंटेंस लिखें, उसके अंदर आपको मजीद जो है एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज के अंदर थोड़ा सा फर्क करना नजर आएगा। लिखिएगा एक सेंटेंस काइंडली। यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डू नॉट हरी। You will miss the train if you do not hurry। इसके साथ नीचे एक और सेंटेंस लिखें, I know what he will do। I know what he will do, फुल स्टॉप। पहले तो आइडेंटिफाई करें कि इन दोनों सेंटेंसेस में डिपेंडेंट क्लॉजेस कहां पर मौजूद हैं। चलें, शाबाश। इफ यू डू नॉट हरी, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है, प्रेडिकेट भी मौजूद है, लेकिन अगर तुम जल्दी ना करो, अगर तुम जल्दी ना करोगे तो क्या होगा हमें तो नहीं पता, आगे तो हम जो मर्जी लिखते जाएं। दूसरा जो सेंटेंस है इसके अंदर आई डू नॉट नो व्हाट ही विल डू या आई नो व्हाट ही विल डू, मैं जानता हूं कि वो क्या करेगा, इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज कहां पर मौजूद है, व्हाट ही विल डू। अब इन सेंटेंसेस के अंदर एक क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है और एक क्लॉज नाउन क्लॉज है। कैसे? एडवर्ब क्या करता है, जो बेसिकली किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब जो पहला सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट, सॉरी क्या है, यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डू नॉट हरी। तो इफ यू डू नॉट हरी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, सोचें कि अगर हम जल्दी नहीं करते तो होगा क्या, किस एक्शन के ऊपर जोर आएगा, क्या होगा, मिस द ट्रेन ना। अगर हम जल्दी नहीं करते तो हम क्या करेंगे, जो हम एक्शन कर रहे हैं ये इसके अंदर चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ऐसी क्लॉज जो किसी जुमले के अंदर वर्ब को क्वालिफाई कर रही, वर्ब के ऊपर एक अपना प्रेशर डेवलप कर रही है, तो वो फिर हमारी एडवर्ब क्लॉज होगी। दूसरा जो सेंटेंस है, आई नो व्हाट ही विल डू, इसके अंदर देखें व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट ही विल। ठीक है, यहां पर देखें, या व्हाट यू डू यू, आप क्या जानते हैं, इसका आंसर व्हाट ही विल डू, मैं जानता हूं कि वो क्या करेगा। इसके अंदर देखें कि ये जो उसने करना है इसका ये इस वर्ब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये वर्ब को बियर नहीं कर, ये वर्ब के ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं कर रहा, ये इसका ऑब्जेक्ट है।
तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर लिखी जाएगी और उसका वर्ब के साथ जो है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, उसको बियर नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये बेसिकली हमारी क्या है, नाउन क्लॉज है। तो किसी भी नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना इसलिए आसान है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जब आप एक क्वेश्चन रेज करेंगे, अगर उसका आंसर अगली क्लॉज के अंदर मौजूद है तो वो हमारी नाउन क्लॉज है। इसके ऊपर अभी और भी एग्जांपल करते हैं। चलें, मैं वो दैट वाला कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं देख रहा हूं कि अभी आपके चेहरे कंफ्यूज्ड हैं। एक और सेंटेंस लिखें, व्हाट द टीचर सेड confused us. What the teacher said confused us. ये आपके सामने एक सेंटेंस आ गया। इस सेंटेंस में पहले तो आइडेंटिफाई करें कि हमारी जो डिपेंडेंट क्लॉज कहां पर है। What the teacher said, टीचर ने जो कहा उसके साथ क्या हुआ। देखें भाई क्या हो गया, ये हमारे पास एक कंजंक्शन तो यहां पर सबसे पहले लगी हुई, क्वेश्चन वर्ड तो यहां पर लगा हुआ है। कंफ्यूज्ड अस के साथ कौन सी कंजंक्शन लगी हुई है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो कंजंक्शन होनी चाहिए। तो कंफ्यूज्ड अस जो आपने कहा कि ये हमारी डिपेंडेंट कैसे होगी डिपेंडेंट, इसके साथ कौन सी कंजंक्शन लगी हुई है, कंजंक्शन किसके साथ लगी हुई है, व्हाट द टीचर सेड। अगर लेट्स से कंफ्यूज ऐसा इसे मैं कहूं इट कंफ्यूज्ड अस, तो ये हमारी सेंस जो है वो एक कंप्लीट करती है। व्हाट द जो टीचर ने कहा उसके साथ क्या हुआ, क्या आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो व्हाट द टीचर सेड हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड भी मौजूद है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, व्हाट डिड कंफ्यूज यू, What was confusing? What the teacher said. तो जो सवाल उठ रहा है, अगर उसका आंसर आपको दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक नाउन क्लॉज है। तो जैसे हमने पहले इतने सेंटेंसेस किए उसके अंदर नाउन क्लॉज एंड पर लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रही थी, यहां पर ये जो है सब्जेक्ट के तौर पर आ रही है और ये एक नॉन क्लॉज है। एक और सेंटेंस लिखें, डू यू नो what you want for dinner? Do you know what you want for dinner? अब इस जुमले के अंदर मुझे बताएं कि डिपेंडेंट क्लॉज कहां पर मौजूद है। What you want कंजंक्शन किसके साथ लगी हुई, दूसरे हिस्से के साथ लगी ना। तो what you want for dinner, तुम खाने के लिए क्या चाहते हो। तो ये जो हिस्सा है ये हमारी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। पहला हिस्सा क्या है, डू यू नो। तो व्हाट डू यू नो, इसका आंसर किधर है, व्हाट यू वांट फॉर द डिनर। तो इसका मतलब है कि जुमले का वो हिस्सा जो पहले हिस्से का आंसर है वो हमारी नाउन क्लॉज है। चले एक बड़ी सिंपल सी एक लास्ट एग्जांपल कर लें। वैसे एग्जांपल तो मेरे पास इधर ज़्यादा लिखी हुई हैं लेकिन यहाँ पर फिर आगे मूव ऑन करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ज़रा और लिखें नाउन क्लॉज की। I fear that I shall fail. I fear that I shall fail. इसके अंदर अब आइडेंटिफाई करें कि डिपेंडेंट क्लॉज कहां पर है जो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ी। तो दैट आई शैल फेल। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आई फियर। व्हाट डू यू फियर, दैट आई शैल फेल। तो इसका मतलब है कि ये जो दैट आई शैल फेल है जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो हमारी नाउन क्लॉज है। अब मैं आपको जो दैट के हवाले से एक बात समझाना चाहता था वो ये है कि समटाइम्स जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं इनके साथ दैट लगा नहीं होता। एक सेंटेंस आएगा
उसके दरमियान में दैट क्लॉज नहीं लगी होगी। उस सेंटेंस में हम कहते हैं कि दैट हम इम्प्लाइड कर रहे हैं, हम अंडरस्टूड कर रहे हैं कि यहां पर दैट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं द ग्रेट थिंग अबाउट माई किड्स इज दे गेट अलोंग वेल, फुल स्टॉप। इसके अंदर देखें दो एक्टिविटीज हो रही हैं। एक पहली, द ग्रेट थिंग अबाउट माई किड्स इज दे गेट अलोंग वेल। तो इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं। अब इसके अंदर एक कंजंक्शन जो दैट है वो लगी नहीं हुई, लेकिन ये इंप्लाइड है कि यहां पर दैट आना चाहिए। इस सेंटेंस को पढ़कर जरा मुझे बताएं कि किस क्लॉज के साथ दैट आता है, पहली के साथ कि दूसरे के साथ। द ग्रेट थिंग अबाउट माई किड्स इज दैट दे, इसका मतलब है कि यहां पर दैट है नहीं, लेकिन हमने इंप्लाइड कर लिया, अंडरस्टूड कर लिया कि इसी के साथ आना चाहिए। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस जुमले में डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है जो दैट के साथ जुड़ी हुई है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं। व्हाट इज द ग्रेट थिंग अबाउट माई किड्स इज दैट दे गेट। तो जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अगली क्लॉज बेसिकली उसका आंसर है। तो हम कहेंगे कि ये हमारी नाउन क्लॉज है। तो अगर कभी ऐसा जुमला आ जाए जिसमें दैट ना लगा हो, फिर और आपको लगता हो कि यहां पर दैट आता है, तो आप वहां पर अंडरस्टूड करके आप बड़ी आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं कि ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज, और वो उसका आंसर होगी। तो वो हमारी फिर टाइप के, सब टाइप के लिहाज से वो क्या कहलाएगी, नाउन क्लॉज कहलाएगी। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आई थिंक अब तक आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। बेसिकली वो आंसर होती है, अगर चंद लफ्ज़ों में कहें, वो आंसर होती है उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के सवाल का। वो मॉडिफायर नहीं होती, वो क्वालिफायर नहीं होती, वो उसका ऑब्जेक्ट होती जो उस वर्ब को रिसीव कर रही होती, उसको बियर कर रही होती, या उसका सब्जेक्ट होती है जो डोयर होती है वो सेक्शन। इसी तरह जो नाउन क्लॉज है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूं गिव दिस पेंसिल टू माई ब्रदर। अब इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है, पेंसिल देने का गिव, और ये एक्शन बियर कौन कर रहा है, ये पेंसिल, और ये आगे किसको पहुंचाई जा रही है, ब्रदर को। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो, इनडायरेक्ट। सबसे पहला ये जो देने का एक्शन किस पर हो रहा है, पेंसिल पर। आगे वो पेंसिल फिर आगे जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही, तो इसमें जो पेंसिल है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो ब्रदर है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमेशा अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट बाद में आएगा। एक लास्ट एग्जांपल लिखें जरा, गिव whoever knocks the door, give whoever knocks the door this package, packet, parcel, जो मर्जी लिख लें। this give whoever knocks the door this package या पैकेट। अच्छा, अब ये सेंटेंस है, इसके अंदर पहले तो बताएं कि एक्शन क्या हो रहा है, देने का। अब ये एक्शन किस चीज पर हो रहा है, एक तो जिसको देना है और एक जो पैकेट। इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, शाबाश, गिव दिस पैकेट। क्योंकि पहले क्या दिया जाएगा, पहले तो ये देने का एक्शन किसके ऊपर होना है, पैकेट के ऊपर। फिर वो पैकेट whoever knocks the door, समझ आ रही है कि नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं कि गिव माई ब्रदर दिस पेंसिल, लेकिन ये जो पेंसिल जो है ये पहले पकड़ी जाएगी, उसके बाद भाई तक पहुंचेगी ना।
तो इसका मतलब है कि पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ब्रदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये जो पैकेट है पहले ये पकड़ा जाएगा, एक्शन देने का पहले इसके ऊपर होगा और फिर वो पैकेट आगे ट्रांसफॉर्म होगा जो भी दरवाजा खटकाएगा। तो इसमें आप देखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में। लेकिन हूएवर नॉक्स द डोर, इसको जरा अंडरलाइन करें, हूएवर नॉक्स द डोर, ये एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट हूएवर और नॉक्स द डोर जो है ये हमारे पास एक प्रेडिकेट भी मौजूद है। अब हमने दूसरी हमारे पास क्या है, गिव दिस पैकेज टू whom whoever knocks the door। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या देना है पैकेज, तो किसको देना है, whoever knocks the door। इसका जो आंसर है वो हमारी दूसरी क्लॉज में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास एक नाउन क्लॉज है। अब अगली इंशाल्लाह नशिस्त के अंदर हम फिर करेंगे जो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, नहीं हफ्ते को कोई क्लास नहीं, मैं वो भेज दूंगा इंशाल्लाह इन दिनों में। वो मैं अलग से कोई वर्कशीट जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, वो आप 2 दिन में बैठ के करें और मंडे वाले दिन हम क्लॉजेस को ख़त्म करेंगे और क्लास में ही एक टेस्ट भी रखेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह क्लास के अंदर ही टेस्ट होगा आपका मंडे को। उस पहले हम क्लॉज का टॉपिक पढ़ लेंगे और बाकी जो है ये इतनी डिटेल में आपकी खातिर मैंने करवाया क्योंकि आपने कहा था सर क्लॉजेस बहुत ज़्यादा आती हैं तो ज़रा समझाएं। तो आई होप कि अब कम से कम नाउन क्लॉज तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर होना चाहिए।